दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों पिछले 2 दिनों से जो चर्चा सबसे तेज है और उस चर्चा से केंद्र सरकार की स्थिरता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। और वो मुद्दा है बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का। मगर सवाल ये उठता है कि जितनी राजनीति 2012-13 से विशेष राज्य के दर्जे पर हुई, दिल्ली में रैली तक की थी 2013 में नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर। जनता दल यूनाइटेड ने कार्यक्रम तक किया था रामलीला मैदान में। तब से लेकर अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। आखिर इसको लेकर जो राजनीति हुई, उस राजनीति के पीछे वास्तविकता क्या है, आइए जरा इसे तलाशने की कोशिश करते हैं। और इस तलाशने के क्रम में एक बात साफ हो जाती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना तो चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, तलाश इसकी करते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिन परिस्थितियों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना अब अपरिहार्य हो गया है। तो सबसे पहले एक बात तो साफ होनी चाहिए, शीशे की तरह सबके सामने साफ होनी चाहिए कि बिहार का जो बंटवारा हुआ वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह, यानी जैसे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड बना उस तरह से बिहार का बंटवारा नहीं हुआ। बिहार के बंटवारे ने बिहार की तमाम संपदा को, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे वो औद्योगिक इलाका हो, सबको बिहार से छीन लिया। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 2000 में बिहार का जो बंटवारा किया, वो बंटवारा दरअसल एक तरह से बिहार के लोगों के गले में, बिहार के जनमानस के गले में फांसी का फंदा टांग देने जैसा था। अब जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश से कोई कहे कि नोएडा अलग कर दिया जाए, कर्नाटक से कोई कहे बेंगलुरु अलग कर दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बिहार से जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची को अलग कर दिया, पूरे मिनरल बेल्ट को अलग कर दिया, खनिज संपदा से बिहार को मरहूम कर दिया, खनिज संपदा से बिहार को वंचित कर दिया। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के ऊपर ये सबसे बड़ा दोषारोपण होता है कि उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिहार को मुफलिसी में, गरीबी में अभिशप्त रखने के लिए पिछले 2.5 दशकों से इस विभाजन के द्वारा मजबूर कर दिया। अब आते हैं कि कौन से वो आंकड़े हैं, कौन से पैरामीटर्स है जिन पैरामीटर्स के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, जरा इसकी पड़ताल करते हैं। आज मैंने कई तथ्यों को खंगाला और इन तथ्यों को खंगालने के क्रम में मैंने देखा कि कुछ आंकड़े तो नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं और कुछ आंकड़े जो नवीनतम उपलब्ध नहीं हो पाए मेरे पास, तो कुछ पुराने आंकड़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस देश में गरीबों की सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है। 50% के आसपास गरीब बताए जाते हैं। 94 लाख परिवार बिहार के गरीब हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राज्य में 94 लाख परिवार गरीब होंगे, गरीबी रेखा के नीचे होंगे, क्या जनरल, क्या एससी, क्या एसटी, क्या ओबीसी, क्या ईबीसी, क्या अल्पसंख्यक, सभी में गरीबी समान रूप से व्याप्त है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। तो एक तो ये सबके सामने शीशे की तरह झलकने वाला पैरामीटर है। अब जरा इसके आगे आंकड़ों तक चलते हैं और आंकड़ों तक के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने क्यों बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। चाहे कोई पार्टी रही हो, क्या भाजपा क्या कांग्रेस, सबने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। और खासकर 90 के दशक में जब इस देश में बाजार अर्थव्यवस्था को मौका दिया जा रहा था, राव मनमोहन मॉडल, जिस मॉडल के सहारे सरकार चाहे यूनाइटेड फ्रंट की हो, कांग्रेस लेड यूपीए की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या एनडीए की हो, सबने उस राव मनमोहन मॉडल पर बहती गंगा में जो हाथ धोने की कोशिश की है पिछले 33 सालों में, उन 33 सालों में बिहार को मजदूर सप्लाई वाला स्टेट बनाकर रख दिया। सॉफ्टवेयर मजदूर, जैसे हम सब मीडिया मजदूर हैं, उसी तरह से सॉफ्टवेयर मजदूर है इस देश में तकरीबन 45-50 लाख। उसमें हर तीसरा चौथा व्यक्ति बिहारी मिलेगा। 30% से 33% से कम 30% उसमें बिहार के लोग मिलेंगे। चाहे पुणे, हैदराबाद, कहीं भी आप चले जाएं, बैंगलोर चले जाएं, दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, नोएडा में देख लें, कहीं भी इस देश में पढ़े लिखे जो सॉफ्टवेयर मजदूर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर जिन्हें कहते हैं, उनमें 30% के करीब बिहारी मिलेंगे। इसके अलावा फैक्ट्रियों में जो अनस्किल्ड लेबर हैं,
मजदूरों की संख्या देखिए और बिहार से चलने वाली जनरल बोगियों वाली ट्रेनों की संख्या देखिए। चाहे ट्रेन महाराष्ट्र जाती हो, चाहे ट्रेन गुजरात जाती हो, चाहे पंजाब जाती हो, चाहे दिल्ली जाती हो या दक्षिण में तमिलनाडु तक जाती हो, हर जगह बिहारी मजदूरों की एक बड़ी तादाद मिलेगी। मजदूर सप्लाई वाला स्टेट बना करके खासकर 2000 के बंटवारे ने, राज्य के बंटवारे ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के उस गलत निर्णय ने बिहार को उस हालात में पहुंचा दिया। कल्पना कीजिए कि गुजरात से गुजरात का बंटवारा कर दिया जाए और सौराष्ट्र को अलग कर दिया जाए, लगभग पूरा कोस्टल इलाका छीन लिया जाए, या फिर सूरत और बड़ौदा को, अहमदाबाद को गुजरात से अलग कर दिया जाए, तो क्या होगा? क्या होगा गुजरात का? वही हाल बिहार का किया गया उस वक्त। आंकड़ों की जुबानी देख लेते हैं कि क्या स्थिति है, और आंकड़ों की जुबानी देखने के पहले डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव बिहार के साथ कैसे अभी तक चल रहा है उसे देख लेते हैं। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ 1-2 सालों में ही बिहार और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। अब मिला या नहीं मिला यह भगवान मालिक है, लेकिन घोषणा की थी। 12.5 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं। बिहार की जनसंख्या तकरीबन 12.5 करोड़ है, उसके लिए बिहार को 50,000 करोड़, और जिस राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है उस राज्य के लिए यानी जम्मू कश्मीर के लिए 1 लाख करोड़। यही भेदभाव है बिहार के साथ। और विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो 5 पैरामीटर बनाए गए, उन 5 में 2 से 3 पैरामीटर पर तो बिहार सीधे सीधे खरा उतरता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, गरीब परिवारों की संख्या मैंने बता ही दी कि 94 लाख है। लगभग आधी जनसंख्या और 1/3 से ज्यादा परिवार, किसी किसी परिवार में औसत से ज्यादा सदस्य हैं, क्योंकि बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR अभी भी 3 के आसपास है। इसलिए 94 लाख परिवार यानी 1/3 परिवार का मतलब 1/3 जनसंख्या नहीं होता है, वो आधी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो एक वो कारण, दूसरा बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का ना होना, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उनकी संख्या, ये सब बड़े कारण हैं जिस वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हिली टेरेन यानी पर्वतीय इलाके जैसी व्यवस्था हटाई जानी चाहिए। अब जरा खुद ही सोच कर देख लीजिए, जिस राज्य में 12.5 करोड़ आबादी हो, जिस राज्य से आने वाले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की संख्या लगभग 30% हो, 1/3 के आसपास हो इस देश में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस राज्य में एक भी IT हब नहीं हो, एक भी बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसा कोई हब नहीं हो, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला कोई सॉफ्टवेयर हब बिहार में नहीं हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं काम करने। काम करने वाला यहाँ का, चाहे मजदूर हो या सॉफ्टवेयर मजदूर हो, काम करने वाला यहीं का है, बिहार का, लेकिन काम करेगा वो जाके देश के दूसरे राज्यों में। ये 90 के दशक में से शुरू हुआ जो विकास का मॉडल है, उस विकास मॉडल में बिहार के राजनेताओं की उदासीनता तो कुछ केंद्र सरकार की उदासीनता, दोनों बराबर से जिम्मेदार हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा राज्य बंटवारे ने तो हद ही कर दी। आंकड़ों की जुबानी देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति रियल इनकम क्या है पूरे देश की। बिहार में 50,000 के आसपास है। 50,000 सालाना एक औसत बिहारी की इनकम है। लेकिन अगर नेशनल इनकम की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो ये 1.5 लाख से ऊपर है, यानी बिहार के 3 गुना तो नेशनल इनकम है। और कई तेलंगाना जैसे राज्यों की बात करें तो वो तो तकरीबन 5-6 गुना हो जाता है। आप पिछड़ापन का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राज्य में 50,000 रुपए सालाना पर लोग जिंदगी जी रहे हों, यानी 4,000 रुपए महीना पर, उसको अगर और ज्यादा करें तो 140 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यदि एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति को बिहार में आमदनी हो रही हो, तो क्या वो राज्य विशेष राज्य के दर्जे का हकदार नहीं है? विशेष राज्य के दर्जे के तहत मिलता क्या है? सेंट्रल टैक्सेज में छूट, केंद्र सरकार की तरफ से विशेष पैकेज के तहत विशेष सहायता, और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, नए अवसर, नए जॉब क्रिएशन के लिए कुछ इस प्रकार का माहौल जिससे यह राज्य देश के विकसित राज्यों में compete कर सके। यही IT हब भी बन जाए, यहीं पर बाढ़ सुखाड़ से भी राहत मिल जाए और तमाम दूसरी चीजें, इसीलिए तो चाहिए। तो ये एक पैरामीटर है जिस पैरामीटर पर आज मैंने पूरा डेटा इकट्ठा किया। बिहार में 50,000 और नेशनल लेवल पर 1.5 लाख एनुअल है पर कैपिटा इनकम। सोचिए बिहार कहां खड़ा है, किस आदिम युग में खड़ा है। और आगे देखते हैं,
बिहार में ऐसा नहीं है कि सारी नेगेटिव चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें भी मैं दिखाता हूं। 7.04 मिलियन हेक्टेयर बिहार में कृषि योग्य जमीन है। 7 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन कृषि योग्य है। और कृषि योग्य जमीन में उपज का, अगर प्रति हेक्टेयर उपज का की बात करें तो कई राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे कई राज्यों से तो बिहार में ज्यादा है, लेकिन नेशनल से कम है, राष्ट्रीय औसत से कम है। क्योंकि राष्ट्रीय औसत प्रति हेक्टेयर 1739 किलो अनाज प्रति हेक्टेयर है। वहीं बिहार की बात करें तो ये 1679 किलो, यानी तकरीबन 70 किलो कम अनाज बिहार राष्ट्रीय औसत से उगाता है प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 2.5 एकड़ के करीब होता है। उसके आगे देखिए, जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, जो विकासात्मक खर्च है प्रति व्यक्ति, वो सबको ग्रॉस करके एक साथ जोड़ करके आप देखें तो प्रति व्यक्ति खर्च बिहार में मात्र 3,633 रुपए है। प्रति व्यक्ति विकास पर खर्च, विकास पर प्रति व्यक्ति खर्च 3,633 रुपए बिहार में है, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह खर्च 7,935 रुपए है। यानी बिहार के दोगुने से भी ज्यादा राष्ट्रीय औसत है। विकसित राज्यों की बात छोड़ दीजिए, अब बिहार में कमाने का जो स्कोप था राज्य सरकार के पास, वो सब तो झारखंड में चले गए। अब बालू के टैक्स से, जमीन की रजिस्ट्री से, और उसके साथ साथ जो दूसरे छोटे मोटे टैक्स होते हैं, डीटीओ ऑफिस में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, उससे कितना पैसा बिहार को मिलेगा, ये सवाल सबको पता है। प्रति व्यक्ति डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया, विकास पर प्रति व्यक्ति खर्च बिहार में 3,633, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 7,935 है। अब चलते हैं सेंट्रल असिस्टेंस, सेंट्रल ग्रांट, अनुदान जो होता है, उस अनुदान में 2000 से 2005 तक का जो डेटा है, जिसमें 4 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 1 साल तकरीबन 10 महीने उसमें मनमोहन सिंह की भी सरकार थी। 4 साल 2 महीने अटल जी की सरकार और 10 महीने मनमोहन सिंह की सरकार। उस सरकार के यानी 2000 से 2005 के दरमियान बिहार को जो केंद्रीय अनुदान मिला, उसमें बिहार को 10,833 करोड़ रुपए मिले। सोच सकते हैं। लेकिन बिहार के उलट चंद्रबाबू नायडू के 29 सांसदों के बूते, बिहार के भी 18 सांसद थे जनता दल यूनाइटेड के, जो समता पार्टी और दूसरी पार्टियों में बट गए बाद में, वहां भी 18 सांसद थे। लेकिन बिहार को क्या मिला? 10,833। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, अविभाजित आंध्र प्रदेश, उसे क्या मिला था अटल जी की सरकार ने या मनमोहन सिंह की सरकार में? 15,542 करोड़ रुपए मिले थे। सोच सकते हैं, 1.5 गुना पैसा बिहार का आंध्र प्रदेश को मिला। वहां भी भेदभाव। अब आइए, अब सड़क पर, जिन सड़कों को कहा जाता है विकास का आईना होती है, उन सड़कों पर औसत खर्च, प्रति व्यक्ति खर्च बिहार का कितना है और राष्ट्रीय स्तर पर कितना खर्च, राष्ट्रीय औसत क्या है उस खर्च का? तो बिहार पर 44 रुपए 60 पैसे प्रति व्यक्ति सड़क पर खर्च है, जो नेशनल एवरेज का महज 38% है। 44 रुपए 60 पैसे प्रति व्यक्ति बिहार में सड़कों पर खर्च है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 117 रुपए 80 पैसे है। मतलब 117 रुपए 80 पैसे प्रति व्यक्ति जो सड़कों पर खर्च हो रहा है इस देश में, उसका महज 38% यानी 44 रुपए 60 पैसे बिहार में हो रहा है। इसके आगे भी देखिए, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों पर कितना खर्च करता है बिहार, और राष्ट्रीय खर्च, नेशनल औसत क्या है, नेशनल एवरेज? तो नेशनल एवरेज है 199 रुपए 20 पैसे प्रति व्यक्ति इरिगेशन पर, यानी सिंचाई पर और फ्लड कंट्रोल पर। बिहार का खर्च है 104 रुपए 40 पैसे, यानी यहां भी लगभग 95 रुपए के करीब का फर्क है, आधे का फर्क है लगभग। अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। जो लोग विरोध करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए, उनकी आंखों की पट्टी हटाने के लिए मैंने वीडियो आज किया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना सबको पता है 2002 से लागू हुई थी, और 10वीं पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। केसी पंत योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री हुआ करते थे, बिहार से ही थे। लेकिन
क्या वहां से मिला है अब तक, जरा वो भी देख लीजिए मोटे तौर पर सरसरी निगाह से। बिहार को 10वीं पंचवर्षीय योजना में मिला 21,000 करोड़ रुपया, और वहीं बिहार को मिलना कितना चाहिए था, तो अर्थशास्त्रियों के आंकड़े पर यदि गौर करें, मोहन गुरुस्वामी ने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया है, जो यशवंत सिन्हा के वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं एक दौर में। जब वो वित्त मंत्री थे तो मोहन गुरुस्वामी वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 48,216 करोड़ रुपए बिहार को मिलने चाहिए थे 10वीं पंचवर्षीय योजना में, लेकिन मिला कितना था, 21,000 करोड़ रुपए। 40% ही मिला था जितना मिलना चाहिए था। यह भेदभाव बिहार के साथ क्यों हुआ? क्या बिहार सिर्फ मजदूर सप्लाई वाला स्टेट बनाना था, जानबूझकर बनाया गया? ये सारे सवाल महत्वपूर्ण है। उसके आगे देखते हैं, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिए इस शताब्दी की पहली पंचवर्षीय योजना है, 21वीं सदी की। और आगे जो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, उस ट्रेंड में अब तक जो डेफिसिट है, यानी राष्ट्रीय जो अलग अलग राज्यों को जो दिया जाने वाला असिस्टेंस है अलग अलग प्लान में, खैर 2014 के बाद तो प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गया, लेकिन पंचवर्षीय योजना तो बनती है, उसके तहत पैसा तो दिया जाता है। अब उसमें लगभग अब तक 2002 से अब तक 80,000 करोड़ रुपए बिहार को और मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 27,000 करोड़ के करीब कम मिले। 48,216 करोड़ मिलने चाहिए थे, 21,000 करोड़ मिले, तो 27,000 करोड़ रुपए तो एक ही पंचवर्षीय योजना में कम मिले। और उसके बाद सुधारने की भी कोशिश हुई, तब भी वो घाटा, वो डेफिसिट अब बढ़कर 80,000 करोड़ का हो चुका है। वो 80,000 करोड़ रुपए बिहार को नहीं मिले, जो मिल जाने चाहिए थे। बिहार में जाति धर्म के नाम पर लोग राजनीति करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, और बाहर मजदूरी करने जाएंगे। उसके आगे देखिए, बैंकों से जो लोन मिलता है बिहार को, बैंकों से जो लोन मिलता है बिहार को मिला कितना, 5,635 करोड़ रुपए बिहार में बैंकों से लोन मिला। और इसके बाद आप देखिए मिलना कितना चाहिए था, बिहार को दरअसल मिलना चाहिए था 44,830 करोड़ रुपए। बिहार की जो जनसंख्या है, जो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला है, और जो दूसरे राज्यों को जो दिया गया, उस अनुपात में देखें तो 5635 करोड़ रुपए बिहार को लोन मिले, और मिलना चाहिए था 44,830 करोड़ रुपए। यानी तकरीबन यहां भी 39,000 करोड़ रुपए का, 40,000 करोड़ में 1,000 करोड़ ही कम, 39,000 करोड़ रुपए कम मिले बिहार को लोन। कहां से लोग रोजगार करेंगे, कहां से स्वरोजगार होगा, कहां से स्टार्टअप इंडिया होगा मोदी जी का, कहां से स्टैंड अप इंडिया होगा? नारे गढ़ देना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, स्मार्ट सिटी, पैसा ढेउआ, बिहार में बोलते हैं ढेउआ, ये जब आएगा लोगों के पास तभी होगा। अब उसके आगे देखते हैं, जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिहार को पैसे मिलते हैं, हर राज्यों को मिलते हैं, उसमें क्या मिलना चाहिए था? वित्तीय संस्थानों से प्रति व्यक्ति बिहार को मिला 551 रुपए 60 पैसे। एक आदमी को 551 रुपए 60 पैसे यदि मिले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 1 किलो मटन भी 551 रुपए में नहीं मिलता है, लेकिन वित्तीय संस्थानों से बिहार को मिला 551 रुपया 60 पैसा। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना मिला? 4,828 रुपया 80 पैसा, 4,828 रुपए 80 पैसे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है, लगभग 9 गुने ज्यादा राष्ट्रीय औसत है। यानी बिहार को पूरी तरह से मजदूर सप्लाई वाला स्टेट समझ लेना, ताकि उससे गुजरात में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर मजदूर सप्लाई होती रहे, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार न मिले। कोरोना जैसी महामारी आए तो लोग सड़कों पर पैदल निकलकर, कहीं से पैदल निकलकर चलने पर मजबूर हो जाए, और फिर दिखाया जाए कि फला संस्था, फला संघ ये रास्ते में लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो क्या बिहार के लोग लोगों के रहमो करम पर खाना खाने के लिए मजबूर रहे? आखिर क्यों बिहार में आईटी हब, आईटी सिटी नहीं बन सकती, जब इस देश की 30% से ज्यादा आईटी वर्कफोर्स बिहार की है? आखिर क्यों बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो सकता? तमाम कारण लोग गिना देंगे कि बिहार में माहौल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। माहौल नहीं है तो बिहार के लोग ही जाके दूसरे राज्य में कैसे काम कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान के किसी फील्ड में, मजदूर से लेकर साइंटिस्ट तक, इंजीनियर, डॉक्टर, और अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, मैनेजमेंट से लेकर मजदूर तक, हर जगह आप जाकर के देखें,
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाले लोगों तक, प्रोफेसर्स तक। हर यूनिवर्सिटी में आप जाकर के देखें, आपको बिहारियों की जो तादाद दिखाई देगी, आपको अंदाजा लगेगा कि वहां किसी एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान की तरह, साजिश के तहत बिहार को पिछड़ा बनाकर रखा गया। और इस पर यदि नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं तो सवाल उठाने वाले लोग निश्चित तौर पर इस देश के अंदर एक सोमालिया जैसी स्थिति में जीने वाला राज्य जानबूझकर बनाकर रखना चाहते हैं। देखते हैं विकास के मुद्दों पर राजनीति कब होती है, कि किस तरह से होती है, किस रूप में होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।